Good morning students. Today we are back with some new topics of international organization, that is organs of UNO. In last video we have discussed about the UNGA, means United Nations General Assembly. We have discussed about UNSC, means United Nations Security Council, and the United Nations Secretariat. Students, in last video I have asked the question with you that who is the जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. जिन स्टूडेंट्स ने आंसर किया था उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्टूडेंट्स इनिशिएट नहीं कर पाए, स्टूडेंट्स थोड़े से एक्टिव बने. आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू. एंटोनियो गुतेरस. एंटोनियो गुतेरस इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. My next question with you was which are the 5 permanent membering countries of UNSC, means Security Council. So students, let us discuss one by one and you will observe the difference or the discrimination in the UNSC. हम लोग मैप में पढ़ने की कोशिश करेंगे एज यूजुअल, हमारा हाइपोथेटिकल मैप. So students, hypothetically this is the world map. hypothetically, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करें. दिस इज एशिया, यूरोप, अफ्रीका. स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आप इसको ऑब्जर्व करें. जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली है. और डेफिनेटली मान के चलें आप, इन योर 12th क्लास सिलेबस एंड इन द कंपटीशन सिलेबस, दोनों में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं. इवन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ द रिफॉर्म इन UNSC. दैट टाइम आपके पास अगर ये वाला आंसर है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने की कैपेसिटी रखोगे. बात करें नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया. So students, these are the total 7 continents. अब UNO है क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वर्ल्ड वाइड कंट्रीज जिसकी मेंबर हो और जो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता हो. ठीक है, इंटरनेशनल का मतलब तो यही होगा ना कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज है वो उसकी मेंबर हो एक्सेप्ट 2 और 3 कंट्रीज, और वर्ल्ड वाइड उनको रिप्रेजेंट भी करता हो. ठीक है, अब हम लोग देखें कि यूनाइटेड नेशंस का जो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है दैट इज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, अब इतना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी ऑल द कॉन्टिनेंट्स में से इक्वली होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन. लेकिन मेन इशू ये है, मेन प्रॉब्लम ये है कि UNSC में जो रिप्रेजेंटेशन है वो सारे कॉन्टिनेंट्स को इक्वली नहीं मिलता है. अब सुने आप बहुत अच्छे से, नदर्न कोरिया से UNSC इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ UNO. पहली बात. अब इस UNSC के भी 2 पार्ट्स हैं, परमानेंट मेंबर एंड नॉन परमानेंट मेंबर. नॉन परमानेंट मेंबर के पास ज़्यादा पावर नहीं होती है, ये आप अपने माइंड में डाउट क्लियर कर लें कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं एज वी डिस्कस्ड लास्ट वीडियो. तो वो जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती है. तो UNSC की जो कोर एक्चुअल पावर है वो किसके पास रहती है? परमानेंट 5 मेंबरिंग कंट्रीज के पास. तो ये परमानेंट 5 मेंबरिंग कंट्रीज जो हैं ये ही UNO की एक कोर पावर होल्ड करती हैं, हेजेमनी रखती हैं इन UNO. ठीक है, अब देखें तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए कहाँ होता है सारे कॉन्टिनेंट्स को? इस परमानेंट जो
काउंसिल है उसमें चाहिए, ठीक है, काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनमें जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड के ऑफ द प्लैनेट अर्थ, इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। जो यूएनएससी के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनमें इनइक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, और कुछ तो ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स। और स्टूडेंट्स कुछ कॉन्टिनेंट्स तो ऐसे हैं जहाँ से सिंगल मेंबर भी नहीं है। अच्छे से ऑब्जर्व करें, अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो बैक जाओ 3-4 मिनट पहले, वापस सुनने की कोशिश करो, तब आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होगा। मोस्ट पावरफुल यूएनएससी। यूएनएससी जो है उसमें भी 2 टाइप ऑफ मेंबर रहते हैं, एक परमानेंट, एक नॉन परमानेंट। परमानेंट 5 रहते हैं, नॉन परमानेंट 10 रहते हैं। एक्चुअल पावर जो है इन 5 के पास रहती है। तो वास्तव में जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए सबको वो यहाँ मिलना चाहिए परमानेंट मेंबरशिप में, लेकिन परमानेंट मेंबरशिप में एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑल द कॉन्टिनेंट्स को नहीं मिला हुआ है, पहली बात। अब देखें मैं ये स्टेटमेंट किस बेस पे दे रही हूँ कि यूएनएससी जो है वहाँ पे ऑल द कॉन्टिनेंट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। सुने, नदर्न अमेरिका फर्स्ट कॉन्टिनेंट, यहाँ से यूएनएससी में कितनी सीट्स जाती हैं? 1 सीट, ठीक है। सदर्न अमेरिका सेकेंड कॉन्टिनेंट, कितनी सीट्स मिली हुई हैं? स्टूडेंट्स, सदर्न अमेरिका में ब्राज़ील जैसे बड़े कंट्रीज भी हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि सदर्न अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका से यूएनएससी में एक भी मेंबर रिप्रेजेंट नहीं करता है इन परमानेंट यूएनएससी में। अब जाते हैं अफ्रीका पर। अफ्रीका बड़ा कॉन्टिनेंट है, पॉपुलेशन वाइज भी बड़ा है अफ्रीका, लेकिन फिर भी अफ्रीका से यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप देखें तो नील, 0, एक भी मेंबर रिप्रेजेंट नहीं करता है ऑफ अफ्रीका एंड द यूएनएससी परमानेंट काउंसिल। आ रही बात समझ में? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के बारे में तो कह सकते हैं कि मैम वहाँ पे तो हैबिटेट ही नहीं है, तो फिर वहाँ का रिप्रेजेंटेशन कैसे? ठीक है, अंटार्कटिका को छोड़ दें। देयर आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, जीडीपी बढ़िया है, एकदम रिच कॉन्टिनेंट है, डेमोक्रेसी है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ये यहीं पर ही है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है। इसके बाद भी जीडीपी भी बहुत अच्छी है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, हर चीज़ में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉपर्स की लिस्ट में रहते हैं, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में से एक भी मेंबर रिप्रेजेंट नहीं करता है इन द परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं एशिया की। एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द प्लैनेट अर्थ। ठीक है, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ जो है वहाँ से भी कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं इन द परमानेंट काउंसिल? जस्ट वन, दैट इज चाइना। जो नॉर्थ अमेरिका से बात की थी मैंने कि नॉर्थ अमेरिका से 1 कंट्री को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब कितने हो गए? एक 2, लेकिन यहाँ पे कितने? 5। तो रिमेनिंग 3 कहाँ से आते हैं? रिमेनिंग 3 यूरोप, जो एक बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट है, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है, इस अकेले यूरोपियन कॉन्टिनेंट से तो 3 मेंबर आते हैं, जबकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है दैट इज योर एशिया, इस एशिया से जस्ट 1 मेंबर रिप्रेजेंट करता है। दैट इज द बेसिक इशू। जो रिफॉर्म की बात आ रही है ना, सिलेबस देखना एक बार, रिफॉर्म इन यूएनएससी, ये है आपका सिलेबस। तो रिफॉर्म्स की डिमांड क्यों हो रही है? क्योंकि यूएनएससी में ऑल द कॉन्टिनेंट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। छोटा कॉन्टिनेंट 3 मेंबर, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट 1 मेंबर, डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कौन कौन से थे? हमने नंबर 1 देखा यूएसए फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, नदर्न अमेरिका, एशिया से चाइना, यूरोप से 3 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं इन P5। ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल यूके,
जिसको कई बार आप ब्रिटेन कहते हैं, जबकि यूके का जो फुल नेम है, ऑफिशियल नेम, दैट इज यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड। बड़ा है ना नाम, इसलिए यूके सफिशिएंट है। यूके के बाद नेक्स्ट मेंबर है इसका फ्रांस, और फ्रांस के बाद आता है आपका रशिया। रशिया यूरोप और एशिया दोनों की ही लैंड को ऑक्यूपाई करके रखा है। ऑक्यूपाई इन द सेंस कि उसका वहाँ पे कंट्रोल है, सॉवरेनिटी है रशिया की। तो टोटल 5 परमानेंट मेंबरिंग कंट्रीज आर देयर। फर्स्ट इज यूएसए, अनदर इज चाइना, नेक्स्ट इज यूके, फ्रांस, रशिया, टोटल 5 कंट्रीज। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं सम अनदर ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। टोटल 6 ऑर्गन्स आर देयर। तो हम लोगों ने 3 ऑर्गन्स की, यूएनजीए, यूएनएससी और सेक्रेटरीट, इसकी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 3 रिमेनिंग ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। सो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल की जहाँ तक हम लोग बात करें तो आपने एक सुना होगा, दैट इज ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करें हम लोग, या फिर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, हम लोग अपलिफ्टमेंट की बात करें, पुअर्टी को मिटिगेट करने की बात करें, पैंडेमिक पीरियड की बात करें, तो ये सारे जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, कहीं पर मैल न्यूट्रिशन से लोग सफ़र कर रहे हैं, तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं उनसे डील करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशंस में किसको दी गई है? द बेसिक ड्यूटी टू डील विद द सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़। वो ड्यूटी किसकी है? दैट इज़ ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, जिसको अपन सोशो इकोनॉमिक काउंसिल भी कह सकते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर? स्टूडेंट्स, टोटल 54 मेंबर्स आर देयर इन योर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब ये 54 मेंबर कहाँ से आते हैं? तो आपके लिए इतनी डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है P5 में विद इन द कॉन्टिनेंट्स, वैसे ही जो सोशो इकोनॉमिक आपकी काउंसिल है उसमें भी कॉन्टिनेंट वाइज इन्होंने सीट्स एलोकेट कर रखी हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट से। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर। तो इन टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स में से कौन से कॉन्टिनेंट से कितने मेंबर इलेक्ट होंगे ये इन्होंने डिसाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो टोटल 54 मेंबर्स आर देयर जो कि 7 कॉन्टिनेंट्स से इलेक्ट होते हैं। इनका टर्म कितना रहता है, मतलब कितने सालों के लिए इलेक्ट होते हैं? टोटल 3 इयर्स का इनका टर्म रहता है। इफ वी डिस्कस अबाउट ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, वो कुलभूषण जाधव वाला मामला स्टूडेंट्स आपको याद होगा, जो कि अभी पाकिस्तान में इम्प्रिजनमेंट में है। कुलभूषण जाधव केस मालूम नहीं है तो थोड़ा सी डिटेल मालूम कर लें। कुलभूषण जाधव का मामला भी क्योंकि ICJ में चल रहा है इसलिए कंटेक्स्ट आया तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यहाँ पे टोटल 15 जजेस रहते हैं। अब वापस ये 15 जजेस कैसे आते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं? तो अगेन टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर। तो ये कॉन्टिनेंट वाइज इनका भी नंबर फिक्स है कि एशिया से कितने जजेस आएंगे, यूरोप से कितने आएंगे, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, कौन से कॉन्टिनेंट से कितने मेंबर्स आएंगे, वो सब कुछ वेल डिसाइडेड है। और ये 15 ये जो है वो इक्वली मोर और लेस डिवाइड करने की कोशिश की गई है। इनका टर्म जो है वो 9 इयर्स का रहता है। 9 सालों तक के लिए जो ICJ के जजेस हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। आगे हम लोग बात करें इलेक्शन बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब इसका मतलब क्या होगा? मीन्स जो ICJ के जो जजेस हैं वो ऐसे नहीं होता है कि इनको कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है जैसे हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ICJ के जो जजेस हैं, पहली बात तो कॉन्टिनेंट वाइज उनमें रहता है कि इस कॉन्टिनेंट से इतने जजेस आएंगे, पहली बात। अब ठीक है, मान लो इंडिया भी कह रहा है कि इस बार जज मैं भेजूँगा, है ना, और
चाइना भी कह रहा है कि मैं भेजूंगा, तो दोनों में क्या होता है, इस कंडीशन में क्लैश होता है। तो फिर स्टूडेंट्स क्या होता है ना, इस क्लैश को रोकने के लिए क्या करते हैं, इलेक्शन करवा देते हैं इनके लिए। इलेक्शन कौन करता है, तो हमारी जो UNGA है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ये यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असेंबली है वो इलेक्ट करती है इन 15 जजेस को फॉर 9 ईयर्स। और इनमें फिर ये रोटेशन चलता रहता है कि इस बार मान लो अगर इंडिया का जज रह गया तो नेक्स्ट टाइम इंडिया के जज नहीं, फिर वो किसी और एशियन कंट्री के जज को देखेंगे। तो रोटेशन चलता रहता है इन द ICJ, इन द सोशो इकोनॉमिक काउंसिल एज वेल। अब हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, द लास्ट ऑर्गन ऑफ UNO दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। स्टूडेंट्स, ट्रस्टीशिप काउंसिल का बेसिक फंक्शन क्या था? अगर हम लोग इसके बेसिक फंक्शन की बात करें देन इट इज़ कि जो भी कॉलोनियल पावर्स से, या फिर अगर बहुत इजी लैंग्वेज में कहूँ कि जो कंट्रीज़ आज भी गुलाम हैं किसी दूसरी कंट्री की, ठीक है, जो कंट्री आज भी गुलाम है किसी दूसरी कंट्री की, तो जो गुलाम है ना कंट्री, जो कॉलोनीज हैं उनको फ्री करवाना। तो गुलाम जो कंट्रीज़ हैं उनको फ्री करवाना, उनको आज़ादी दिलवाना जो था वो बेसिक फंक्शन था ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो फाइनली 1994 में इस काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आज की कंडीशन में कोई भी कंट्री गुलाम नहीं है। ऑल कंट्रीज़ आर इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन इटसेल्फ। वो सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट है। आज वो पुराने ज़माने वाली कॉलोनीज़ रही नहीं कि ब्रिटेन आके किसी पे अटैक करेगा, लड़ाइयाँ करेगा और फिर उस पर रूल करेगा। ऐसा सिस्टम ही क्योंकि ख़त्म हो गया है। सारी वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, सॉवरेन हैं। इस वजह से आज की डेट में ट्रस्टीशिप की कोई भी हमको इम्पॉर्टेंस नज़र नहीं आती थी, इसलिए 1994 में इनको अबॉलिश कर दिया गया। दिस इज़ द डेड लाइक ऑर्गन ऑफ UNO। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UNO का डेड लाइक ऑर्गन कौन सा है? दैट इज़ ट्रस्टीशिप काउंसिल। ICJ की बात करें तो बहुत ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि आपको लग रहा होगा अच्छा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो क्या हम लोग हमारी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट वहाँ जा सकते हैं क्या? द आंसर इज़ नो। स्टूडेंट्स, ICJ जो है उसमें केस कौन लड़ सकता है, या फिर हु मे बी द पार्टी इन ICJ? तो ICJ में केस जो होगा वो कंट्री टू कंट्री होगा। एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस करेगी। रजनी कहे कि मैं ICJ में अपना कोई केस फाइल करूं तो ऐसा नहीं होगा। ओनली द गवर्नमेंट और द कंट्री विल बी और मे बी अ पार्टी इन ICJ। इसके अलावा और कोई भी ICJ में केस नहीं फाइल कर सकता है। Students, this is the end of this video, and in next video we will continue this chapter. Till then,